नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का आरक्षण खत्म करने से इनकार, कहा साजिश के तहत लोगों को किया जा रहा है गुमराह। राज्यसभा में विधेयकों के पास नहीं होने के लिए विपक्ष जिम्मेदार। राष्ट्रपति का आतंकवाद पर काबू पाने के लिए व्यापक रणनीति की वकालत, आतंक के प्रायोजक देशों के बहिष्कार की अपील, अफगानिस्तान का साझा आतंकवाद निरोध योजना पर जोर। भारत और ब्रुनेई के बीच 3 अहम समझौते, रक्षा, स्वास्थ्य, युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर। थाईलैंड के लिए आज रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। जिनेवा में चल रही सीरिया शांति वार्ता पर मंडराया संकट, विपक्ष की रूसी हवाई हमले रोकने की मांग, सरकार का शर्तें मानने से इनकार। अमेरिका में यौन संक्रमण से जीका का पहला मामला, एशिया और अफ्रीका में वायरस का संक्रमण बढ़ने की आशंका। गर्भवती महिलाओं को पीड़ित देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण खत्म करने की संभावना से साफ इनकार किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रैली में उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा और नौकरियों में जारी आरक्षण में कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर इस मामले में झूठ फैलाने और उनकी सरकार को कामकाज न करने देने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मंगलवार को रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने आरक्षण खत्म किए जाने की संभावना से इनकार किया। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम रहेगा, इस देश में कोई किसी की अनामत नहीं हटा सकता, कोई रिजर्वेशन नहीं हटा सकता। बाबा साहब आम्बेडकर की अमरता से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी अब तक अपनी हार नहीं पचा पाई है और देश के विकास और गरीबों से जुड़े विधेयकों को पारित नहीं होने दे रही। गरीबों की भलाई के निर्णय राज्यसभा में अटके पड़े हुए हैं। क्या ये नकारात्मकता, ये विरोधवाद, आपकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन कम से कम देश के गरीबों को बांध में मत लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान की तरह देखा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने रैली में स्थानीय राजनीति से कुछ भी बोलने से पूरी तरह परहेज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुनिया के तमाम मुल्कों से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों का बहिष्कार करने की अपील की है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने वैश्विक समुदाय से ऐसे देशों का बहिष्कार करने की अपील की जो अपनी राज्य नीति के औजार के तौर पर आतंकवाद को समर्थन देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया एक सुर में बिना भेदभाव के आतंकवाद के तमाम स्वरूपों को खारिज करे। Terrorism is a global threat which poses an unprecedented challenge to all nations. No cause can justify terrorist acts. It is imperative that the world acts in unison against terrorism without political consideration. राष्ट्रपति ने माना कि एक राष्ट्र के रूप में हमें बहुलवाद को बढ़ावा देना होगा ताकि कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ इसे ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला ने साझा आतंकवाद निरोधक प्लान के मसौदे को तैयार करने के लिए दुनिया के सभी देशों को आगे आने की जरूरत बताई। I propose that each region assess
the set of threats terrorism poses to their security and development, and then agree to draft and implement a joint counter-terrorism plan. सम्मेलन में पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, अमेरिका समेत करीब 20 देशों के राजनयिक और ब्यूरोक्रेट शिरकत कर रहे हैं। आज सम्मेलन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर अपने विचार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को देश के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और आईएस की ओर से भारतीय नौजवानों को गुट में जोड़ने की कोशिश और उनके मंसूबों को नाकाम करने में सहयोग मांगा। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आईएस की गतिविधियों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और कानून व्यवस्था के स्तर पर चुनौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बारे में सरकार की पूरी मदद का भरोसा दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन तभी हो सकता है जब केंद्र राज्य के हालात को बेहतर बनाने के लिए ठोस भरोसा दे। उधर बीजेपी ने गठबंधन बरकरार रखने के पक्ष में भरोसा जताया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी ने कहा कि पीडीपी को पहले अपना नेता चुनना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के मामले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद महबूबा ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने की पहल से पहले केंद्र सरकार को आपसी भरोसा कायम करना होगा, साथ ही राज्य की बेहतरी के लिए ठोस आश्वासन देना होगा। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को संभालने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारे मुल्क की सरकार है वो पूरी तरह से हमारे पीछे खड़ी हो जाए और जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करे और अभी एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स उठाए। वहीं बीजेपी ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए उनसे 10 दिन का वक्त मांगा है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि वो गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन पीडीपी पहले अपना नेता चुने। हम लार्जली इसके फेवर में है कि अलायंस आगे बढ़े और जो नरेंद्र भाई मोदी और मुफ्ती साहब ने एक विजन लिया था जम्मू कश्मीर को लेते हुए, वो विजन को हम पूरा करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक दिक्कत ये है कि जब तक पीडीपी वो अपना लीडर चुनेंगे और गवर्नर साहब को वो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम जो है हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ने की बात है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में नई सरकार नहीं बन पाई है। फिलहाल राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के 10 साल पूरे हो गए। मनरेगा की कामयाबी को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस अपने अपने दावे ठोक रही हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इस योजना में नई जान फूंकने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका श्रेय यूपीए सरकार की दूरदर्शिता को दे रही है। इस मौके पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इस बीच सरकार ने यह ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से मनरेगा की राशि सीधे खाते में जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मनरेगा के 1 दशक के मौके पर शानदार जमावड़ा हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली समारोह के खास मेहमान बने। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस आयोजन में मनरेगा मजदूरों से लेकर आला अफसर तक मौजूद थे। तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए मनरेगा के लिए न केवल बेहतर आवंटन किया है, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च भी हो रहा है। नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। ग्रामीण विकास मंत्री ने दावा किया कि बीते 18 महीनों में इसके कायाकल्प की कोशिशें की गई हैं। रोजगार गारंटी कागजों पर ही न बनी रहे, इसकी सारी कोशिशें हो रही हैं। सूखा और आपदा प्रभावित इलाके में 100 दिन की जगह 150 दिन का काम दिया जा रहा है। 9 राज्यों में जहां भी हमारे को ये पता लगा कि राज्य सरकार ने कुछ जिलों में या कुछ तहसीलों में
सूखे की स्थिति घोषित की है या प्राकृतिक आपदा आई है, वहां हमने उसी रोजगार को 100 दिन से बढ़ा के 150 दिन किया। 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई मनरेगा के दायरे में 2008 से पूरा देश है। ग्रामीणों को आजीविका सुरक्षा देने की इस योजना की कर्ता धर्ता 2.35 लाख गांव पंचायतें हैं। मनरेगा से देहाती गरीबों को लाभ हुआ है। ग्रामीण इलाकों से पलायन रुका, कई जगह स्थायी संपत्तियां बनी, लेकिन इसमें बहुत सी खामियां अभी भी बरकरार हैं। समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं, घटिया और कमजोर परिसंपत्तियां, मशीनों का उपयोग, पीक सीजन में कृषि मजदूरों की किल्लत, कई इलाकों में भारी भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ जो जितने काम लगते हैं मनरेगा के तहत, जितने लाभुक दलित लोग जो ज़्यादा खासकर दलित हमारे यहाँ अपना मनरेगा से लाभ उठाए हैं। अपना फायदा तो होता है, लेकिन ये जो लोग अपने मजदूर लोग जो काम करते हैं नरेगा में, काम तो कर लेते हैं बेचारे, 2-2 महीने तक वो पीछे डोलते रहते हैं, 3 महीना लग जाता है, मजदूरी नहीं मिलती है समय पे। मनरेगा की शुरुआत से अब तक 3,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसमें 71% रकम मजदूरी में खर्च हुई। मनरेगा से सबसे ज्यादा फायदा गरीब तबके की महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा ने 1 दशक के सफ़र में तमाम उतार चढ़ाव तय कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलना इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरामैन DK पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा TV, दिल्ली। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि जिस बीजेपी ने मनरेगा को कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी बताई थी, अब वही बीजेपी इसका श्रेय लेने में जुटी है। मनरेगा के 10 साल के मौके पर कल राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली गांव में एक सभा को संबोधित किया और राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की। इसी गांव से 10 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा की शुरुआत की थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और सरपंचों के साथ खाना भी खाया। प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दे। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार ने एक प्रदेश से वायदा किया और उस वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा है। समलैंगिकता अपराध है या नहीं, अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ करेगी। 3 जजों की बेंच ने कल यह आदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इसे मानवीय मामला बताते हुए सभी पहलुओं पर गौर करने की बात कही। समलैंगिकता का मामला संविधान पीठ को भेजे जाने के बाद LGBT समुदाय खुश है। इनकी मांग है कि धारा 377 को खत्म करके इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला जाए। 5 जजों की संविधान पीठ अब याचिका की सुनवाई करेगी। बहुत ही परिवर्तन हुआ कानून में, जिसके बारे में जो पहला जो कौशल का जो फैसला था उसमें उसने ध्यान नहीं दिया है और उसके बारे में हमको सुनवाई भी नहीं देगी। और हर एक जो बुनियादी हक का जो हमने मामला उठाया था उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है। दरअसल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। इसके बाद 2 जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। ये एक व्यक्तिगत समानता का और सम्मान का मुद्दा है और ये सिर्फ सेक्स का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये सेक्स का मुद्दा। हम इसको सेक्स के मुद्दा बना करके इसको हिकारत की दृष्टि से जो देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस ने इसे सकारात्मक फैसला बताया तो बीजेपी अदालत के फैसले के इंतजार करने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय को मेरे ख्याल में पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। देखना पड़ेगा क्योंकि अभी 5 जजेस की राय भी जानना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स होगा, चर्चे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा जाए। इस पर सुनवाई होगी और इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी देना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मसला आएगा तो वही अपना निर्णय सुनाएंगे। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों को तीसरी श्रेणी में शामिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उन्हें OBC के तहत आरक्षण और दूसरी सुविधाएं देने का निर्देश भी दिया था। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा TV। दिल्ली पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कल छात्र संगठनों ने पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्र उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे जो वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो कल सामने आया था। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने छात्रों का ये प्रदर्शन पुलिस बर्बरता के खिलाफ था।
छात्रों का आरोप है कि शनिवार को आरएसएस कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके कई साथियों को बेरहमी से पीटा। छात्र दोषियों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे ही हम लोग उतर रहे हैं प्रोटेस्ट स्थल पे, गले पकड़ते हुए, बाल खींचते हुए, महिला प्रोटेस्टर को मारते हुए तुरंत अपने में भर्ती और प्रिवेंटिव डिटेंशन लेती हैं। ये क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने प्रदर्शनकारियों को कानून हाथ में नहीं लेने की हिदायत भी दी। मेरा एक अफसर पूरे प्रकरण की में को देख रहा है और उसके बाद में मैं जो भी फाइनल हम करेंगे वो हम आपको बताएंगे। और आपको मैं ये एक और जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है तो उसको कंसर्न डीसीपी से इजाजत लेनी होती है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के खिलाफ शनिवार को कई छात्र संगठन आरएसएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस के जवान कथित रूप से प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। लोगों को हो रही परेशानियों के बीच उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से हड़ताल से संबंधित मुद्दों को सुलझाने को कहा है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एमसीडी में गंभीर वित्तीय संकट है और जल्द हालात नहीं सुधरे तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उपराज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार नगर निगम के लिए कर्ज का दायरा बढ़ाए जिससे कर्मचारियों के वेतन और बकाये का भुगतान हो सके। इससे हड़ताल खत्म होने का रास्ता खुलेगा। और इसी बीच कल दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ तीनों नगर निगम के मेयर ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की थी। कल डॉक्टर और टीचर्स ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां लेने के लिए मरीजों या उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। सोमवार से शुरू हुई मुफ्त दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में 800 तरह की दवाइयां मिलती हैं, लेकिन कई बार दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से भी मरीजों को अस्पताल के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में ये लाइन मुफ्त दवा लेने के लिए है। निशुल्क दवाइयों के लिए सुबह 8 बजे से लाइन लगती है। बावजूद इसके एक मरीज को दवा लेने में 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। लाइन लगा करके अंदर जाता है जब, तो कहते हैं जाओ दोबारा फिर उसी डॉक्टर के पास लाइन लगा के वो सिग्नेचर करेगा तब हम दवा मोहर लगाएंगे। फिर उसके पास दोबारा जाऊं मैं लाइन लगाने के लिए, लाइन लगा के फिर दोबारा यहाँ आया। अब यहाँ से फिर 2 घंटे के बाद मुझे फिर शाम को दवाई मिलेगी, वो भी मिलेगी कि नहीं गारंटी कोई नहीं है। हम बेटा 8 बजे से आए हुए यहाँ पर, 8 बजे के लाइन में आए हुए, तो मोहर लगाने के लिए पहले तो एक बार टायर ले जाया करते थे, अब कहते हैं मोहर लगवा के लाओ, मोहर लगाने के बाद में फिर लाइन में लगो। फिर दरअसल दिल्ली सरकार ने 800 दवाइयों की सूची बनाई है। डॉक्टरों को इसी में से दवाएं लिखनी है। इसके साथ डॉक्टरों को स्टैंप लगाना भी जरूरी है, लेकिन 1/3 डॉक्टरों के पास स्टैंप नहीं है। जो दिल्ली गवर्नमेंट की एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, सब डॉक्टर उसी में से लिखेंगे और जेनरिक नेम से लिखेंगे और उसमें क्वांटिटी भी लिखेंगे। इसके अलावा हर डॉक्टर अपने नाम की स्टैंप भी लगाएगा जिसमें उसका दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। ये एक आध दिन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त तो मिल रही हैं, लेकिन दवाइयां उपलब्ध नहीं होना एक बड़ी समस्या है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखना है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की छठी समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। महंगाई के आंकड़ों पर गौर करने और आम बजट के प्रावधानों को देखने के बाद ही आरबीआई अब कोई फैसला करेगा। हालांकि उसने भविष्य में सकारात्मक फैसला करने का वादा किया है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे कर्जदारों को मंगलवार को रिजर्व बैंक से निराशा हाथ लगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.75% पर बरकरार रखा। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह 7.75% पर रखी गई। कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को भी 4% पर रखा गया है। Reserve Bank continues to be accommodative even as it leaves the policy rate unchanged in this review, while awaiting further data on the development of inflation. रिजर्व बैंक का मानना है कि महंगाई उसके लक्ष्य 6% के करीब है।
लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका से भी बैंक इनकार नहीं कर रहा। जानकारों का मानना है कि औद्योगिक उत्पादन के 4 साल के निचले स्तर पर आने के बाद कंपनियां ब्याज दरों में कटौती की आस लगाई हुई थीं। वित्त मंत्री हैं, वो सदन में अपना जब बजट पेश करेंगे तो उस समय गवर्नमेंट की टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि उस इकोनॉमिक पॉलिसी का असर इन्फ्लेशन पे भी पड़ सकता है। इंडस्ट्री की उम्मीद ये रहती है कि इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए, वो इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा और आज की डेट में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्री को बूस्ट देने की ज़रूरत है। आरबीआई ने कहा है कि वो स्टार्टअप इंडिया के नियमों में ढील देगा ताकि योजना का फायदा सबको मिल सके। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और ब्रुनेई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य और खेल और युवा मामलों से जुड़े 3 अहम समझौते हुए हैं। राजधानी बंदर सेरी बेगवान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में इन समझौतों पर सहमति बनी। इसके तहत दोनों देशों के बीच साझा सैन्य अभ्यास के साथ ही चिकित्सकों और खिलाड़ियों को आने जाने और काम करने की सहूलियत हासिल होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने यात्रा के दूसरे दिन ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोलकिया से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में 3 अहम समझौतों पर सहमति बनी। इसके तहत दोनों देश आपसी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे। दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी और सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। 3 MOUs that were signed today, which you were witness to, the MOUs on health cooperation, defense cooperation, as well as the MOU on cooperation in youth and sports affairs. उपराष्ट्रपति राजधानी बंदरशेरी बागवान में प्रसिद्ध ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। उनका ब्रुनेई का ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। ब्रुनेई में प्राकृतिक संसाधनों के साथ तरलीकृत नेचुरल गैस यानी LNG की भरपूर मात्रा है। भारत वहां साझेदारी के जरिए खाद की फैक्ट्री लगाने की संभावनाओं की भी तलाश कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मामले में भी ब्रुनेई का भारत के लिए रणनीतिक महत्व है। उपराष्ट्रपति ब्रुनेई के बाद थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। इन दोनों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये दौरा 5 फरवरी तक है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया की मुलाकात इस भव्य महल में ही हुई। दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से ही मधुर रहे हैं। भारत की ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा करने में ब्रुनेई का बड़ा योगदान है। कैमरामैन MS सुरेश के साथ दीप्ति वशिष्ठ, राज्यसभा टीवी के लिए ब्रुनेई से। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगवान में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत के पूर्वी देशों के साथ बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने ब्रुनेई भारतीय समुदाय के लोगों को योगदान की तारीफ भी की। आसियान में ब्रुनेई भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा में योगदान भी देता है। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या करीब 10,000 है। The role that India would play along with other countries in Asia, all the countries in ASEAN, all the countries in Central and East Asia, countries in West Asia. In that role, governmental initiatives to build bridges, to ensure that initiatives reach the destination to which they should reach, are not lagging. And therefore, from what we called many years ago, Look East policy. सीरिया में रूसी हवाई हमलों में तेजी के बाद सीरिया शांति वार्ता पर संकट मंडराने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि रूस ने सोमवार सुबह से 270 बार अलेप्पो के पास बमबारी की। इसके बाद जहां विपक्ष ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के साथ बैठक रद्द कर दी, तो सीरियाई सरकार ने वार्ता के लिए पूर्व शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया। इस बीच अमेरिका ने रूस को हवाई हमले रोकने को कहा है। सीरियाई सेना ने मंगलवार को अलेप्पो के उत्तरी इलाके में नुबुल और अल-ज़हरा गांव को विद्रोहियों से छुड़ाने का दावा किया। सीरियाई सरकार के मुताबिक रूसी हवाई हमलों से सेना को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है, तो सीरियाई विद्रोहियों ने भी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात कही।
लेकिन रूसी हवाई हमलों के बाद सीरियाई विपक्ष ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के साथ बैठक रद्द कर दी। ऐसे में जेनेवा शांति वार्ता मुश्किल में पड़ गई है। In particular, Russia are determined to reject the UN's effort to implement international law. The regimes and Russia's actions gravely threaten the political process. Any political position about if we will stay or if we will withdraw, we're here to push for what we came for. जबकि सीरियाई सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि विपक्ष के साथ औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हुई है। सीरियाई सरकार ने वार्ता के लिए विपक्ष की पूर्व शर्तों को मानने से भी इनकार किया है। نحن قلنا وما زلنا نقول أن هذا الحوار وفقا للقرار 2254 ورسالة الدعوة هو حوار سوري بامتياز يقوده السوريون أنفسهم بدون شروط مسبقة وبدون تدخل خارجي। इस बीच अमेरिका ने शांति वार्ता के दौरान रूस से सीज फायर का सम्मान करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि रूस को विपक्षी लड़ाकों पर बमबारी रोक देनी चाहिए। वहीं ईरान ने कहा है कि सीरिया के लोगों को अपना भविष्य तय करने का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि एशिया और अफ्रीका में जीका वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। WHO के मुताबिक ये वायरस ब्राजील समेत 23 देशों में फैल चुका है और इसके चलते अब तक 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले मंगलवार को WHO ने जीका वायरस से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति का ऐलान किया। अमेरिका के टेक्सास में यौन संक्रमण के जरिए जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। भारत सरकार ने जीका से बचने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। और नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का आरक्षण खत्म करने से इनकार, कहा साजिश के तहत लोगों को किया जा रहा है गुमराह। राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं होने के लिए विपक्ष जिम्मेदार। राष्ट्रपति का आतंकवाद पर काबू पाने के लिए व्यापक रणनीति की वकालत, आतंक के प्रायोजक देशों के बहिष्कार की अपील, अफगानिस्तान का साझा आतंकवाद निरोधी योजना पर जोर। भारत और ब्रुनेई के बीच 3 अहम समझौते, रक्षा, स्वास्थ्य, युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर। थाईलैंड के लिए आज रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। जिनेवा में चल रही सीरिया शांति वार्ता पर मंडराया संकट, विपक्ष की रूसी हवाई हमले रोकने की मांग, सरकार का शर्तें मानने से इनकार। और अमेरिका में यौन संक्रमण से जीका का पहला मामला, संक्रमण से अब तक 50 से ज्यादा की मौत। एशिया और अफ्रीका में वायरस का संक्रमण बढ़ने की आशंका। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।